हम लोग साइंस के बारे में जानने वाले हैं। तो हम सबसे पहले साइंस का डिफिनेशन देख लेते हैं कि साइंस का डिफिनेशन क्या है। तो इसका डिफिनेशन है, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज बी ऑब्टेन अबाउट देम। और जो द वर्ड साइंस है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। साइंस किसका स्टडी, कैसा स्टडी है? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक के बारे में जो स्टडी है, जो हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। या फिर बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मतलब प्राकृतिक चीज़ के व्यवहार के बारे में, प्राकृतिक चीज़ या फिर प्राकृतिक चीज़ के व्यवहार के बारे में जो हम जानते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइंस। एंड द नॉलेज बी ऑब्टेन अबाउट देम। हम जैसे कोई प्राकृतिक चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे हमको कुछ नॉलेज मिला, कुछ ज्ञान मिला, तो उसको हम बोलते हैं साइंस। जो साइंस वर्ड है, हाँ समझिए, साइंस वर्ड जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड कैसा? लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया क्या है? लैटिन वर्ड है, इससे डिराइव हुआ है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। देखिए नॉलेज होता है, तो साइंस क्या है? ऐसा हम बोल सकते हैं कि साइंस इज ए नॉलेज। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि नॉलेज तो बहुत तरह का होता है नॉलेज, लेकिन किस तरह का नॉलेज? अगर हम बोल दें कि चलिए आप पूछे भाटी साइंस, हम बोल दे सीधा सीधी सिंपल सा आंसर कि साइंस क्या है? साइंस इज ए नॉलेज। बट भाट टाइप्स ऑफ नॉलेज। हम आपसे क्वेश्चन पूछे कैसा नॉलेज, किस तरह का नॉलेज, तो जैसे कि आप समझिए इस बात को कि नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो गौतम बुद्ध को तो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया था, तो क्या उसको हम साइंस बोलेंगे? नहीं, वो धर्म के प्रति ज्ञान हुआ था। तो हम ऐसा नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन से आया है, एक्सपेरिमेंट करके आया। क्योंकि नॉलेज तो बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि गौतम बुद्ध को धर्म के प्रति ज्ञान आ गया था, किसी व्यक्ति को किसी और क्षेत्र में ज्ञान हो जाए, तो उसको हम साइंस नहीं बोलेंगे। किसको साइंस बोलेंगे? ऐसा नॉलेज जो हमको ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मतलब होता है ध्यान से देखना। हम किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं और उस कुछ प्रयोग कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब होता है प्रयोग करना। हम लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ऐसा नॉलेज जो विशेष रूप से देखने से या फिर प्रयोग करने से आता है, उसको हम बोलते हैं साइंस। इस बात को, इस एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे कि हम देखते हैं कि जो सन है, सन हर रोज़ पूरब की दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन, हम रोज़ इन देख रहे हैं, हर रोज़ देख रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जो ये बात बोला होगा कि चलिए जो सन है ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। कोई व्यक्ति होगा जो ये बात बोला होगा, तो क्या ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं था? हम भी देख रहे हैं। वो व्यक्ति भी देखा और वो कुछ ऑब्जर्व किया और बोल दिया कि क्या है, सन बना दिया, डिफिनेशन बना दिया कि सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि न्यूटन जो थे, न्यूटन ग्रेविटी की खोज किए। तो जैसे कि हम ग्रेविटी क्या है? ये कोई भी चीज़ को हम कुछ हाइट ऊपर ले जाके छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है। मार्कर देखिए नीचे गिर रहा है, हम छोड़ दिए नीचे गिर रहा है। तो न्यूटन भी जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने भी इसको एक साइंस बना दिया। ऑब्जर्व किए कि हम कोई चीज़ को छोड़ रहे नीचे गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? कि अर्थ जो है एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी नाम का फोर्स लगा रहा है। तो क्या जो मतलब न्यूटन जब खोज की इस बात को, ग्रेविटी, उससे पहले ग्रेविटी नहीं था। उससे पहले अर्थ में ग्रेविटी नहीं था कि उनके खोज करने के बाद ग्रेविटी आया, नहीं, ग्रेविटी पहले से ही था। लेकिन जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उसको एक्सपेरिमेंट किए, उस बात को विशेष रूप से देखे। ऑब्जर्व करना मतलब विशेष रूप से देखे। उनसे पहले भी बहुत सारे लोग होगा जो इस बात को देख रहा हो कि हम कोई चीज़ को छोड़ रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, लेकिन कोई इस बारे में ज़्यादा बात नहीं किया। लेकिन ऑब्जर्व किए, एक्सपेरिमेंट किए और एक रूल बना दिया, एक साइंस का नया टॉपिक ला दिया, ग्रेविटी नाम का। तो यही है साइंस का डिफिनेशन। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं, साइंस का जो हिंदी होता है विज्ञान। देखिए विज्ञान में भी ज्ञान आ रहा है। देखिए विज्ञान जो है टर्म, इसमें देखिए ज्ञान आ रहा है। तो साइंस जो है विज्ञान शब्द से बना हुआ है। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है विशेष रूप से बी मतलब होता है विशेष। हिंदी शब्द जो विज्ञान है, बी, उसमें बी का मतलब होता है विशेष। जो विशेष ज्ञान को हम विज्ञान बोलते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कोई मशीन चल रहा है, तो भाई मशीन चल रहा है, ठीक है, उसको हम देख के छोड़ दिए, तो क्या हमको तो ज्ञान हुआ कि बस मशीन चल रहा है, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी लिए कि क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। हम कुछ भाई हाउ बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो उसके बारे में हम क्या किए, विशेष जानकारी ले रहे हैं। तो उसको हम बोल देंगे, इसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब साइंस देगा। उसका साइंस कैसे साइंस, उसका जवाब कौन देगा? विशेष हमको ज्ञान चाहिए मशीन के प्रति, तो उसका जवाब साइंस देगा, विज्ञान देगा। तो लिखिए, फिर हम लोग इसका अब टाइप ऑफ साइंस देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अब
टाइप्स ऑफ साइंस देख रहे हैं। ऐसे तो साइंस का बहुत टाइप होता है, लेकिन जो मेन 2 टाइप है वो है बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। और साइंस का टाइप होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में लोग क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस में होता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन। हम लोग जब ह्यूमन नेचर बारे में पढ़ते हैं, इन इट्स कल्चरल एस्पेक्ट्स, जो उसका कल्चरल या फिर सोशल एस्पेक्ट्स बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोशल साइंस। तो जो मेन 2 टाइप है, और साइंस का इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर एस्ट्रोनॉमी जो स्पेस वगैरह में जाते हैं उसको हम साइंस में मिलाते हैं। लेकिन जो मेन 2 टाइप है वो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में होता है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो सजीव वस्तु के बारे में जब सजीव वस्तु के बारे में स्टडी करते हैं वो आता है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। बायोलॉजिकल साइंस का हिंदी होता है जीव विज्ञान। और जो फिजिकल साइंस होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के स्टडी के बारे में, जो निर्जीव वस्तु के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको रखते हैं फिजिकल साइंस के अंदर। उसको फिजिकल साइंस का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। तो बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम लोग फिजिकल साइंस का पार्ट देख ले रहे हैं। हम लोग अब साइंस का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस क्या आता है? फिजिकल साइंस को लोग फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो फिजिकल साइंस है बहुत सारे साइंस के क्षेत्र में फाउंडेशन का काम करता है। फिजिकल साइंस एज ए फाउंडेशन, मतलब उसका बेसिक तैयार करता है। बेसिक फिजिकल साइंस से आता है बहुत सारा साइंस का एरिया का, इसलिए इसको फंडामेंटल साइंस बोलते हैं। इसका 3 कैटेगरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स होता है द साइंस ऑफ मैटर, मोशन एंड एनर्जी। पदार्थ के बारे में या फिर गति के बारे में या फिर ऊर्जा के बारे में स्टडी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। और केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स मतलब क्या होता है? परमाणु, और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। एटम्स और मॉलिक्यूल्स बारे में जितना भी स्टडी करते हैं उसको हम केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं। और तीसरा पार्ट है मैथमेटिक्स। इट डील्स विद द नंबर, इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन। ये क्या कहता है? गणना, कैलकुलेशन लाता है, इसमें गणना लाता है। मेनली फोकसेज ऑन द स्टडी ऑफ क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। इसका मेन फोकस, मैथमेटिक्स का जो मेन फोकस होता है वो क्वांटिटी पे होता है और मेजरमेंट्स पे होता है, माप और तौल पे होता है। एक मैथमेटिशियन है बेंजामिन पीर्स, वो जो साइंस को डिफाइन करते हैं, साइंस दैट ड्रॉ द नेसेसरी कंक्लूजन्स। मैथमेटिक्स कैसा साइंस है जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालता है, महत्वपूर्ण कंक्लूजन। तो यही है फिजिकल साइंस का पार्ट। ऐसे तो कितना बुक में देखिएगा मैथमेटिक्स को ना एक अलग ही ब्रांच का साइंस रख दिया है, फॉर्मल साइंस के नाम से। लेकिन मैथमेटिक्स जो है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स है फिजिक्स का लैंग्वेज है, इसीलिए मेरा तो मानना है कि मैथमेटिक्स जो है ना फिजिकल साइंस के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मैथमेटिक्स को अलग ब्रांच ही दे दिए हैं, तो लोगों का मतलब इस पर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन ही है, अभी लोगों में विवाद है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स फिजिकल साइंस का पार्ट है। बस यही था साइंस, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग बस इतना ही था। हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ चुके हैं। साइंस में हम लोग फिजिकल साइंस को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फिजिकल साइंस का कितना पार्ट था? 3 पार्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री से बात कर रहे हैं, फिर आगे जाकर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका टाइप्स देख लेंगे। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन है, केमिस्ट्री डील्स विद दी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। हम लोग अब देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो मैटर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, कितना स्टेट है, कितना टाइप है। तो हम लोग, मेरा फोकस रहेगा केमिस्ट्री का, हर केमिस्ट्री में ही मैटर के बारे में ज़्यादा पढ़ा जाता है, मैटर पे फोकस किया रहता है कि मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है, ये सब बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें इसका स्टडी है कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या आता है? कोई भी चीज़ को अगर आपको समझ नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं है तो उसका आप हिंदी जानने की कोशिश कीजिए। अगर हिंदी जाने से अगर हमको समझ में आ जाता तो कितना अच्छा बात है। तो उसका हिंदी क्या है तो आपको ज़्यादा अच्छा से हो सकता है समझ में आ जाए ज़्यादा अच्छा से। तो कंपोजिशन का हिंदी क्या होता है, स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है, सब आप जानिए। कंपोजिशन का मतलब होता है संरचना, और स्ट्रक्चर मतलब होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। ये दोनों लगता है सिमिलर जैसा है। और प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, और इंटरेक्शन का मतलब अभी समझते हैं। तो केमिस्ट्री क्या करता है?
मैटर का रचना के बारे में बताता है हमको, मैटर का स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, मैटर का प्रॉपर्टीज बताता है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, गुण। और इंटरेक्शन ऑफ मैटर मतलब, इंटरेक्शन मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में एक्शन हो रहा है, कोई तरह का एक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन। से हम और आप बात कर रहे हैं तो हमारे आपके बीच में क्या हो रहा है, एक तरह का एक्शन हो रहा है, हम दोनों बात कर रहे हैं तो हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। ये हम दोनों खेल रहे हैं तो हमारे आपके बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो जो केमिस्ट्री है ये मैटर का कंपोजिशन के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है और इंटरेक्शन के बारे में बताता है। रचना को समझिए, जैसे कि हम शरबत बनाते हैं, शरबत में क्या क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, नींबू डालते हैं, तो क्या शरबत का कंपोजिशन क्या हो गया, चीनी, पानी और नींबू। कोई अगर रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया तो रूह अफ़ज़ा भी इसका कंपोजिशन हो जाएगा। स्ट्रक्चर तो हम लोग समझते हैं, स्ट्रक्चर किसी का रचना, जैसे कि हमारा शरीर का क्या स्ट्रक्चर है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है कि ये हमारा मुंडी मतलब सर हो गया, और ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है, आगे जो भी हो। तो स्ट्रक्चर समझते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यही सब केमिस्ट्री में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का एक और डिफिनेशन है सिंपल सा, केमिस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग देखते हैं कि आगे पढ़ेंगे ना, तो मैटर जो है ना एटम से मिलकर बना हुआ है। तो केमिस्ट्री किसका साइंस है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का साइंस है। तो हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकता है आपको समझ में नहीं है, तो आप यहाँ पे बस डिफिनेशन लिख लीजिए, जब समय आएगा तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल हम लोग समझ लेंगे। अगर हम मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई छोटा टॉपिक आ गया जिसको समझ में, आपको अगर मान लीजिए एटम्स समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर छोटा टॉपिक है तो एटम्स को हम यहीं पे समझ लेंगे। लेकिन एटम्स बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एटम्स को अभी हम अभी तो नहीं समझ सकते, तो एटम्स को हम लोग बाद में समझ लेंगे। तो अभी बस डिफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि हम क्या करें, हम पढ़े हुए साथ साथ में नोट भी कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जब हम रिवीजन शुरू करें तो हमको नोट्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग एक और काम कीजिएगा कि लेक्चर देखिएगा और साथ में लिखते जाइएगा। ये नहीं कि अभी चलो एक बार देख लेते फिर बाद में लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखना है और साथ में लिखना भी है, पूरा दोनों काम एक साथ कर लेना है। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप लोग देख लिए, और हम लोग अब देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का तो बहुत टाइप्स है, बहुत सारा टाइप्स। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। 12 लेवल तक इतना ही पढ़ना है, 12 लेवल तक 3 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। आप अगर बीएससी में जाइए, बीएससी केमिस्ट्री मतलब बीएससी में अगर आप केमिस्ट्री लीजिएगा तो केमिस्ट्री का बहुत सारा टाइप आता है। और जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें पॉल्यूशन वगैरह बारे में पढ़ते हैं, और फिर बायो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बहुत सारा टाइप है, मतलब 5-6 का तो नाम जानते हैं हम, ज़्यादा नहीं जानते हैं। बायो केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम लोग मेनली 3 के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला टाइप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन है, इट फोकसेज ऑन स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो भी कंपाउंड में कार्बन होता है, जैसे कि मानिए H2O क्या है, वाटर का फॉर्मूला है H2O, वाटर का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एक कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड में कार्बन होगा उसको हम उसका जो स्टडी करेंगे, जैसे CO2 क्या कंपाउंड है, CO2 का हम कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे और इंटरेक्शन देखेंगे। जो जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अगर हम H2O के बारे में पढ़ रहे हैं, वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वाटर के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना कार्बन के अलावा जितना भी कंपाउंड के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बन के अलावा जितना भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अलावा जितना भी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हम डिफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे। तो अगर हम H2O के बारे में कुछ ही पढ़ेंगे तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। H2O का ऐसा हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये सब जो भी हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाना कैसे सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे हम, आगे जाके सब कुछ सीख लेंगे, सब आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो ये सब हम चीज़ आगे जाके पढ़ते हैं। तो अभी हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं आगे। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए। हम जब पढ़ाना शुरू करें तो एक बार आप सुन लीजिए, फिर बाद में आप लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन लिख दिए। इट फोकसेज ऑन स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट डोंट कंटेन कार्बन, जो जिसमें कार्बन नहीं हो उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे कि हम वाटर के बारे में बोल रहे थे, H2 के बारे में जो स्टडी करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। जैसे कि N2 या फिर नाइट्रोजन N2 के बारे में स्टडी करेंगे, नाइट्रोजन गैस के बारे में, फिर समझ सकते हैं हाइड्रोजन गैस, या जितना भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन नहीं आता उसको बारे जो स्टडी करेंगे वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे,
हम बात कहते हैं कि केमिस्ट्री का बहुत सारा टाइप है। जितना आप आगे केमिस्ट्री पढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा केमिस्ट्री का टाइप आता जाता है। जैसे कि आप तो समझते होंगे कि जैसे कि हम बचपन में क्या पढ़ते थे, इन्वायरमेंटल साइंस, फिर आगे साइंस आ गया, फिर साइंस में देखिए 3 पार्ट हो गया, साइंस का भी 2 पार्ट हो गया, फिर दो पार्ट में भी दोनों में एक में बायोलॉजिकल साइंस और जो हो गया, दूसरा में फिजिकल साइंस हो गया। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे डिवीजन होते जाता है, इसलिए हम यहाँ पे केमिस्ट्री का 3 ही टाइप पर है। आगे जाएगा और पढ़ेगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़िएगा, पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़िएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़िएगा। तो हम यहाँ पे 3 ही केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री, बिहेवियर एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड रिलेटेड एनर्जी चेंज। ये होता है जितना भी बिहेवियर, मैटर का बिहेवियर में कोई रिएक्शन किए, हम कोई केमिकल रिएक्शन किए, कुछ किए, उसमें क्या बदलाव आया, उसमें क्या चेंज आया, उसके बाद व्यवहार में क्या चेंज आया, और उसके एनर्जी चेंज हुआ कि नहीं, एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उसके बारे में जितना भी पढ़ेंगे वो सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे कि कोई रिएक्शन किए, जैसे कि ऐसा समझ सकते हैं, कोई रिएक्शन किए, हम क्या किए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला क्या बनाए, वाटर बनाए। तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी या तो देना पड़ रहा होगा या तो एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। जो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ज़्यादा एनर्जी के बारे में, पर फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसी में हम एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी तीनों केमिस्ट्री का डिफरेंस समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार लिख लीजिए, जब हम केमिस्ट्री पढ़ लेंगे पूरा तो आप खुद से डिफरेंशन बना सकते हैं। अगर आपको हम मिटा दें, बोले डिफरेंशन लिखे तो आप खुद लिख दीजिएगा, तो बस आप एक बार डिफरेंशन पढ़ लीजिए अभी, तो फिर लिख लीजिए, फिर बाद में आप समझ जाएगा। डिफरेंस अगर समझ में नहीं आए फिर भी आप समझ जाइएगा। अभी तो आपको इतना भी नहीं आ रहा होगा कि हम केमिस्ट्री का डिफरेंस चैप्टर आपको दे दें, 9th का चैप्टर, 10th का चैप्टर, तो आप केमिस्ट्री का नहीं बता पाइएगा कि कौन सा ये चैप्टर कौन सा केमिस्ट्री का है। जैसे कि मानिए 10th का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो कौन सा केमिस्ट्री के अंदर आएगा वो भी हमको नहीं पता है, लेकिन जब हम पढ़ लेंगे तो सब कुछ बता पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन किस केमिस्ट्री के अंदर आएगा। फिर 4th चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, तो कार्बन एंड कंपाउंड सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, तो हम सब कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। 9th का जितना चैप्टर है ना, 9th में सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम लोग, सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे, ये जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस पर हैं वो डेली लाइफ के बारे में पढ़ें। जितना हम वस्तु यूज करते हैं उसमें केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कि हम जैसे कि डेली क्या क्या यूज करते हैं, सोप वगैरह का साबुन डेली यूज करते हैं, इसमें भी क्या केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ रहता है, इसमें भी केमिस्ट्री है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ रहता है। सोप या डिटर्जेंट भी केमिकल कंपाउंड से, जो क्या करता है, केमिकल इंडस्ट्री इसको मैन्युफैक्चर करता है, उसमें केमिस्ट्री का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होता है साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में। जैसे आप लोग कौन डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग सर्फ बोलते हैं, सर्फ एक्सल वगैरह, टाइड वगैरह, ऐसा क्या डिटर्जेंट्स है। और समझिए केमिकल इंडस्ट्री क्या क्या बनाता है, फर्टिलाइजर्स आप लोग जानते होंगे जो फार्मर लोग खेत में देते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, DAP हो गया, और कौन कौन सा फर्टिलाइजर आता है, एक तो यूरिया आता है, फिर DAP आता है, फिर और पोटास वगैरह भी आता है। तो आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग यूरिया और DAP का कंपोजिशन बताइएगा कि यूरिया और DAP का कंपोजिशन क्या है, यूरिया का क्या कंपोजिशन है और DAP का क्या कंपोजिशन है, दोनों में क्या अंतर है। आपका ही होमवर्क हो गया। यूरिया और DAP क्या फर्टिलाइजर्स है, और अल्कलीज हो गया, एसिड हो गया, सब क्या केमिकल इंडस्ट्री में रहता है। इसमें बहुत सारा केमिस्ट्री का रोल होता है, केमिस्ट्री की मदद से बनता है। जैसे कि आप समझिए ना, साल्ट जो है ना केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। डाइज क्या होता है, कलर होता है, जैसे कि इंक है, ब्लैक कलर का इंक है, तो क्या इसमें ब्लैक कलर का डाई सिर्फ है, नहीं, इसमें और कलर का डाइज होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, सब का डाई मिलके ब्लैक कलर का डाई होता है। मतलब ऐसा समझ सकते कलर, ये जो रेड कलर का लिखा है, ब्लैक कलर का डाई, रेड कलर का डाई समझ सकते हैं। डाई मतलब कहता है कलर। पॉलीमर्स हो गया, पॉलीमर्स में क्या क्या आएगा, पॉलीथीन, हम लोग पॉलीथीन डेली यूज करते हैं कि नहीं, बाजार जाते हैं इतना पॉलीथीन यूज करते हैं। क्या है, एक सबसे पहले पॉलीमर समझिए, पॉलीमर क्या होता है, ऊपर हम साफ कर दे रहे हैं, और ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा, ऊपर हम साफ कर दे रहे हैं। यूरिया DAP के बारे में पता करके आप लोग आइएगा। जैसे पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बना हुआ रहता है। अब समझ सकते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल से कि मोती हो गया, हम लोग माला पहनते हैं, मोती का माला, गोल गोल मोती का माला, तो मोती को आप समझ सकते हैं मोनोमर मतलब एक, मोनो आप पढ़े थे ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, तो मोनोमर क्या हो गया, एक। और इसको हम ढेर सारा मोती का यूज कर लिए, माला बना देते हैं, ऐसा कुछ माला, तो क्या हो गया, ये पूरा हो गया पॉलीमर। मतलब
पोली मतलब क्या होता है, बहुत सारा पॉलीमर्स। तो पॉलीमर में क्या आता है, एक आता है पॉलीथीन, आप लोग नाम सुनेंगे पॉलीथीन, पॉलीइथीन। क्या होता है, बहुत सारे इथीन से मिलकर बना हुआ होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं ना हम लोग। पॉलीथीन बहुत सारा इथीन से मिलकर बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीमर वगैरह क्या केमिकल इंडस्ट्री में आता है, उसमें भी इथीन का फॉर्मूला आप जानिएगा, ये होता है, इसको बोलते हैं इथेन, C2H6 को बोलते हैं इथेन। इसको क्या बोलते हैं, इथेन। क्या देखिए इसमें कार्बन आ गया, तो कौन, इसके बारे में इतना पढ़ेंगे सब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखेंगे। ये हो गया इथेन, इसी में हम C2H4 कर देंगे ना, C2H4 को बोलते हैं इथीन। तो बहुत सारे C2H4 को जोड़ते हैं, जैसे कि जैसे समझ सकते हैं आप कि बहुत सारे C2H4 को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, इस C2H4 प्लस ऐसा करके, हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे इसमें, बहुत सारे मान लीजिए C2H4 को जोड़ते हैं ना, तो ये बन जाता है पॉलीथीन बन जाता है। तो सब केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ रहता है। ड्रग्स तो कितना ज़्यादा यूज करते हैं, दवाई वगैरह यूज करते हैं, बुखार लगने पे, सिर दुखने पे, सब हम ड्रग्स यूज करते हैं, सब केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ रहता है। मेटल्स एलॉय क्या होता है, बहुत सारे मेटल से जैसे कि मेटल, आयरन क्या हो गया, मेटल हो गया। लेकिन स्टेनलेस स्टील आता है, हम लोग का जितना बर्तन आजकल हम लोग यूज करते हैं सब किसका रहता है, स्टेनलेस स्टील का रहता है। आप लोग को एक और होमवर्क है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा स्टेनलेस जो एलॉय होता है ना, बहुत सारे मेटल से मिलकर बना हुआ रहता है। तो इसे स्टेनलेस स्टील भी एक एलॉय है। तो आपका होमवर्क है कि आप पता कीजिए कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा एलॉय है, कॉपर है, जिंक है, या फिर कौन कौन सा ब्रास है, कौन कौन सा, ब्रास तो खुद शायद एलॉय है। तो आपको पता करना है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सा मेटल मिलकर बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एलॉय है। आयरन क्या है, मेटल है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब क्या है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। केमिस्ट इसको क्या कौन यूज कर रहा है, केमिकल इंडस्ट्री इसको बना रहा है, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। एक और है देखिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर यूज इन कैंसर, आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। कैंसर कितना खतरनाक बीमारी है, इसमें भी केमिकल कंपाउंड जैसे कि सिस्प्लेटिन या फिर टैक्सोल, सब की मदद से हम इसका इलाज करते हैं। सिस्प्लेटिन भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है। सिस्प्लेटिन क्या है, केमिकल कंपाउंड है। जैसे कि इसका फार्मूला है PtCl2 और NH32, प्लेटिनम डाइक्लोरो डाइमीन। हाँ, इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। देखिए इसमें कहीं कार्बन आ रहा है, इसमें हम देखिए Cl से डिनोट करते हैं क्लोरीन को, C से डिनोट करते हैं कार्बन को, तो क्या है, क्लोरीन है। तो PtCl2 NH3 इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेटिनम ऐसा रहता है, Cl NH3 और NH3, ये हो गया हमारा सिस्प्लेटिन। इसका नाम सिस्प्लेटिन क्यों है, एक होता है ट्रांसप्लेटिन, क्या हो गया, सिस्प्लेटिन। दोनों में अंतर समझ लिया, सिस ट्रांस में क्या होता है। आप इसको इस सिस और ट्रांस के बारे में 12 में पढ़िएगा। तो पीटी में अगर देखिए यहाँ पे Cl एक ही तरफ लगा हुआ है, Cl एक तरफ लगा हुआ है ना, दोनों क्या मिल सकता है। लेकिन हम जब Cl को पूरी डायरेक्शन लगा दें, Cl इधर लगा दें, तो ये होता है ट्रांसप्लेटिन। सिस मतलब होता है एक तरफ, एक ही तरफ लगा हुआ है, और ये हो गया ट्रांसप्लेटिन। तो कैंसर थेरेपी में कौन सा यूज होता है, सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन यूज नहीं होता है। देखिए कितना मतलब समझ सकते हैं आप कि सिर्फ हम इसका क्या किए, पोजीशन चेंज किए, NH3 और Cl को सिर्फ हम पोजीशन चेंज किए, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी अगर कोई भी इधर उधर करते हैं थोड़ा सा कंपाउंड में, तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए सिर्फ हम एक क्या किए, कंपाउंड को इधर से इधर लगा दिए, एलिमेंट्स को इधर से इधर चेंज कर दिए, तो इसमें क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो हम कैंसर थेरेपी में किसका यूज करते हैं, सिस्प्लेटिन का यूज करते हैं। और एक है टैक्सोल, इसका फार्मूला C47 H51 और NO14 शायद है, हाँ NO14। तो इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाएंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए इसमें 47 कार्बन आ रहा है, 51 हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, 14 ऑक्सीजन आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाएंगे इसमें यहाँ पे हम। तो ये क्या है, ये टैक्सोल है, ये क्या है, टैक्सोल। ये सब का यूज करते हैं हम लोग कैंसर थेरेपी में। तो आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री का कितना ज़्यादा यूज है हमारे डेली टू डेली लाइफ में। तो आप यहाँ से आपको पता करना है कि सिस्प्लेटिन और टैक्सोल दोनों में कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए यहाँ पे 47 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन जिसमें उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि टैक्सोल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सिस्प्लेटिन क्या है या प्लेटिन क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए हमको कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, तो 47 कार्बन है, कम से कम एक कार्बन होना ही चाहिए, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 47 कार्बन है,
तो इसको अगर लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, HGS। इसको बोलते हैं, HGS किसका फार्मूला है, बहुत सी कॉमन कंपाउंड, इसको हम लोग सिंदूरी बोलते हैं, जो हम लोग सिंदूर घर में यूज करते हैं, उसका केमिकल कंपाउंड, उसका फार्मूला कहता है HGS। ये जो होता है HGS होता है ना, बहुत, चूंकि इसमें, एक मिनट यार, इसको यहाँ पे हम एक और कंपाउंड का नाम ऐड कर रहे हैं, HGS। इसको बोलते हैं मरकरिक सल्फाइड। इसका यूपीएससी नेम क्या है, मरकरी सल्फाइड। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम साइंटिस्ट वगैरह लोग रखते हैं, एक होता है कॉमन नेम। इसका जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं ना, इसको बोलते हैं सिंदूर। हम लोग हर कोई यूज करता है घर में, इसको बोलते हैं सिंदूर। बहुत चूँकि इसमें मरकरी है, Ag है, मरकरी है, Ag कारण बहुत सारा जहरीला आता है, सिंदूर काफ़ी जहरीला आता है, इसीलिए अब इसका यूज नहीं करते हम लोग। अब हम लोग नेचुरल तरीका से सिंदूर को बनाते हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी वगैरह यूज करके, लाइम वगैरह यूज करके, एलम वगैरह यूज करके हम लोग नेचुरल सिंदूर बनाते हैं। एक और ऐड कर सकते हैं HGS, जो कि एक और कंपाउंड हम लोग ऐड कर सकते हैं सिंदूर। ये भी क्या है, केमिकल कंपाउंड है, केमिस्ट्री का ही कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी तक तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट देखें, हमारे लिए केमिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए क्या फायदेमंद है। तो क्या केमिस्ट्री का सिर्फ फायदा है, प्रॉफिट ही है, केमिस्ट्री का लॉस नहीं है। केमिस्ट्री का बहुत सारा लॉस भी, उसमें से हम एक लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत हानिकारक केमिस्ट्री का कंपाउंड। जैसे इन्वायरमेंटली हैजर्डस, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, रेफ्रिजरेंट्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी, इसको हम डिनोट करते हैं सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन्स, तो यहाँ पे एस लग जाता है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओजोन डिप्लेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के पार्ट में जो स्ट्रेटोस्फेयर है, वहाँ क्या ओजोन है, ओजोन का लेयर है। वो क्या करता है, उसको जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको डिप्लेट कर रहा है, उसको उसमें छिद्र कर दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए ओजोन लेयर हो गया ये हमारा, क्या स्ट्रेटोस्फेयर में, तो CFC से क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं छिद्र हो जा रहा है, कहीं कहीं के। तो ओजोन लेयर क्या करता है, इंफ्रारेड लाइट को आने से रोकता है, अर्थ सरफेस पे इंफ्रारेड लाइट को आने से रोकता है। और ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो जब इसमें इसी में छिद्र हो जाएगा तो घाटा हो जाएगा। जैसे कि मानिए कि यहाँ से कोई लाइट रेज बाहर क्रॉस करेगा, लाइट रेज आ रहा होगा ऊपर से, बहुत सारा लाइट ऊपर से आ रहा होगा अर्थ सरफेस के, यहाँ पे अर्थ है मानिए, तो क्या करेगा, यहाँ से जो इंफ्रारेड लाइट जाएगा वो तो क्रॉस कर जाएगा, ये तो क्रॉस कर जाएगा, यहाँ से जो आएगा क्रॉस कर जाएगा। तो अगर छिद्र से पार हो गया तो क्रॉस कर जाएगा, तो हमारे शरीर पे पड़ेगा तो क्या हानिकारक है, इससे क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो कितना खतरनाक है, मतलब हम कोई ऐसा कंपाउंड बना दे रहे हैं, कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड बना दिए केमिस्ट्री मदद से, जो हमको मतलब बीमार कर देगा। अगर ज़्यादा बन गया तो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देगा, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। तो यही है केमिस्ट्री का कुछ हार्मफुल इफेक्ट। जो एक होता है रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। रेफ्रिजरेटर हम लोग घर में यूज करते हैं ना, उसका भी उसमें यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका फार्मूला है CCl2F2। देखिए इसमें क्या है, एक कार्बन है, दो क्लोरीन है, दो फ्लोरीन है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, कॉमन इसको बोलते हैं कॉमन रेफ्रिजरेंट्स। इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेफ्रिजरेंट्स। और इसका जो कॉमन नेम है रेफ्रिजरेंट्स, और इसका कॉमन नेम है CFC12। ये सब क्या है, हमारे लिए फ्रिज में यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिर एक और लाइट आता था, CFL लाइट आता था, क्लोरोफ्लोरोसेंट लाइट आता था ना पहले, CFL लाइट, अब तो LED लाइट आ गया CFL। इसका क्या होता है फुल नेम, क्लोरोफ्लोरोसेंट लाइट। इसमें भी क्लोरीन और फ्लोरीन का यूज होता है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये सब कंपाउंड भी हम केमिस्ट्री में से ही बना रहे हैं। तो इसको लिख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आज का लेक्चर इतना रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग मैटर शुरू करेंगे। इतना समझ गए ना कि C से क्या हो रहा है, कार्बन प्लस फ्लोरीन, कार्बन प्लस फ्लोरीन प्लस क्लोरीन, तो इसका क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लिख लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा क्लोरीन
प्लस फ्लोरीन प्लस कार्बन। तो यहाँ से ऐड क्या तीनों मिलकर बन गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। से हमारे लिए बस इतना समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे हम कि केमिस्ट्री सिर्फ हमारे लाभदायक ही नहीं, हानिकारक ही, हानिकारक बहुत ज़्यादा है। जो हम कंपाउंड बना रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें से कंपाउंड थे CCl2F2 कॉमन रेफ्रिजरेंट है, ये फ्रीजर में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है। और ये जो हम कंपाउंड बनाते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारे ओजोन लेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मैटर से शुरू करेंगे। थैंक यू।